और इसमें प्रत्येक ऑक्सीसोम जो है ना यहाँ पे, इसमें से एक को निकाले हैं साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीसोम इस तरह से कुछ होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे निचले भाग को आधार या बेस कहते हैं, बीच वाले भाग को स्टॉक या वृंत कहते हैं, और सबसे टॉप वाले भाग को जो गोलाकार होता है इसको हम हेड या सिर कहते हैं। अब मतलब समझ में आया कि सर इसमें जो बाह्य कक्ष था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, जिसके एक भाग को हम क्रिस्टो बोल रहे हैं। क्रिस्टो के ऊपर छोटे छोटे, जिसको समझने से पहले छात्र ऐसे ही भाग जाते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका है। ये इतना ना जटिल संरचना है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बेहतरीन डायग्राम के साथ आपके सामने उपस्थित है। तो आइए शुरू करते हैं और इस जटिल डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है और कैसे इसका फंक्शन होता है, किस तरह से ये क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, ये है क्या। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका की बात करें तो ये जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, इन दोनों प्रकार के जीवों के अंदर मिलने वाला जो सेल यानी कोशिका है, उस सेल के अंदर यह एक अंग है, यानी कोशिका का यह एक अंग है जो प्रत्येक प्रकार के जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका पाया जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा की प्राप्ति कराना, यानी एनर्जी को प्रदान करना, ठीक है। अब क्योंकि सर हम जानते हैं कि एनिमल जो होते हैं, जैसे हमारे कैटेगरी के जो जीव हैं, उनको एनर्जी की मात्रा ज़्यादा चाहिए और प्लांट को बहुत कम चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर उनको लोकोमोटिव करना है और हमको फेरा लगाना है चारों तरफ। मतलब हर एक चीज़ को काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है मुकाबले पेड़ पौधों में। लेकिन पेड़ पौधे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो एनिमल की बात करें तो एनिमल में अधिक ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए। तो इसके मतलब कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इस तरह की संरचना बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल को ऊर्जा देगा तो इससे काम नहीं चल पाएगा। तो अगर एक सेल के अंदर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया हो तो प्रत्येक सेल के पास बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जब होंगे तो शरीर को अपार मात्रा में ऊर्जा देंगे और हम सुचारू रूप से कोई भी फिजिकल वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब सर एनिमल के शरीर में मिलने वाला जो कोशिका है ना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है और प्लांट के अंदर यही कम होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ पाए होंगे। तो देखिए, सूत्रकणिका के बारे में या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए, बताएं कि खोज की है इस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑल्टमैन, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया है। और भी वैज्ञानिक है, जैसे बेंडा नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। बेंडा, नॉट गेंडा, गेंडा नहीं बेंडा, ठीक है। और जैसे रियलिटी में अगर समझेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले किया था किसने, तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर, उनका नाम क्या था, कोलिकर नाम था, ठीक है। तो देखने के बाद पूरा सत्यापित किया था कोलिकर ने, ठीक है। बाकी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा था, लेकिन रियलिटी में इसका और भी तरीके से खोज नहीं कर पाए। तो कोलिकर जो थे, अल्बर्ट वॉन कोलिकर, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा बता दिया कि ये एक कोशिका का क्या है, अंग है। तो अब हम फाइनली समझते हैं कि आखिर इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो ऊर्जा का निर्माण को समझने से पहले हमको इसके अंदर के सभी ऑर्गन को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली से बना होता है। कितने झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से, जिसमें सबसे बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोडक्शन देना, ठीक है। उसके बाद एक अंदर झिल्ली होता है जिसको हम अंतः झिल्ली बोलते हैं यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों झिल्ली यानी आउटर झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस, जिसको हमने यहाँ पे अलग कलर से दिखाया है आपको इस डायग्राम में। इस स्पेस को हम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, सूत्रकणिकीय गुहा या माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कह देते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, तो ये जो अंतः झिल्ली है ना, ये अंतः झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, ठीक है, मुड़ गई है, और फोल्ड होकर एक उंगली जैसी संरचना बनाई है, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टो कहते हैं। एक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टो। ये जो उंगली नुमा संरचना जो दिख रहा है आपको इस तरह से, इस एक भाग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टो बोलते हैं। इस क्रिस्टो का निर्माण होता है किससे, तो अंतः झिल्ली से होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है उससे होता है, जिससे एक उंगली जैसी संरचना बनता है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टो। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टो। अब क्रिस्टो के निर्माण के कारण इसके अंदर 2 स्पेस बन रहा है। एक तो ऐसा स्पेस जो जिस पे क्रिस्टो बना हुआ है, और एक ऐसा स्पेस जो खाली है एकदम, जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टो जिस भाग से बना है ना, उस भाग को या उस कक्ष को, उस चेंबर को हम बाह्य कक्ष या आउटर चेंबर कहते हैं। और जो अंदर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जिसमें आपको तिल्ली जैसे संरचना ब्लैक कलर से दिख रहा है, और व्हाइट, इसमें व्हाइट कलर से आपको खाली जगह जो दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं अंतः कक्ष या इनर चेंबर। इनर चेंबर। तो हम कह सकते हैं कि सर बाह्य कक्ष जो है ना, इस बाह्य कक्ष से अटैच होता है कौन, तो एक उंगली नुमा संरचना जिसको क्रिस्टो कहते हैं। और ऐसे आपको बहुत सारे क्रिस्टो, लगभग 5 क्रिस्टो इसमें दिख रहा है, 6 क्रिस्टो। तो क्रिस्टो के ग्रुप को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टो किसका समूह होता है, तो क्रिस्टी का समूह होता है, क्रिस्टी का, ठीक है। अब ये एक क्रिस्टी है, ये वाला एक क्रिस्टी है, ठीक है। इस क्रिस्टी को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस क्रिस्टी से
इस क्रिस्टल से बहुत सारे तिल्ली के समान बहुत छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी है। इस छोटी छोटी संरचना को हम क्या बोल देते हैं, तो इस छोटी सी संरचना को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। मतलब जितने भी आपको इसमें क्रिस्टी दिख रहा है ना, या क्रिस्टो, इस क्रिस्टो के ऊपर एक तिल्ली के समान संरचना जुड़ा हुआ होता है जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसमें प्रत्येक ऑक्सीसोम जो है ना, यहाँ पे इसमें से एक को निकाले हैं साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीसोम इस तरह से कुछ होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे निचले भाग को आधार या बेस कहते हैं, बीच वाले भाग को स्टॉक या वृंत कहते हैं, और सबसे टॉप वाले भाग को जो गोलाकार होता है इसको हम हेड या सिर कहते हैं। अब मतलब समझ में आया कि सर इसमें जो बाएं कक्ष था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, जिसके एक भाग को हम क्रिस्टो बोल रहे हैं। क्रिस्टो के ऊपर छोटे छोटे ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। सबसे निचले भाग को आधार, बीच वाला वृंत और सबसे ऊपरी भाग को सिर बोलते हैं। इसी ऑक्सीसोम के ऊपर, ये जो ऑक्सीसोम आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ना एटीपी का संश्लेषण होता है। किसका? एटीपी का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि सर एटीपी एक ऊर्जा का रूप है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का रिप्रोडक्शन करना या निर्माण करना। तो एक्जैक्टली एटीपी या ऊर्जा का निर्माण इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस ऑक्सीसोम के ऊपर होता है, ना कि कहीं और होता है। और इसमें एटीपी की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम का निर्माण होता है, जिसको एटीपी एंजाइम कहते हैं। अब ये एंजाइम बनता कहाँ है? गौर से सुनिएगा। देखिए ये बाह्य कक्ष है, ठीक है, ये बाह्य कक्ष, और इसके अंदर जो खाली आपको स्पेस दिख रहा है ये अंतः कक्ष है। इस अंतः कक्ष के अंदर एक तरल द्रव्य भरा होता है। कैसा द्रव? लिक्विड भरा होता है, तरल द्रव्य भरा होता है। इस तरल द्रव्य को हम मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या अधात्री। इसी के अंदर वो एंजाइम होता है जो एटीपी के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेवार होता है, ठीक है, जो ऑक्सीसोम से बनवाता है। तो हम कह सकते हैं सर कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए जो एंजाइम का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स के अंदर होता है, अधात्री के अंदर होता है। और अधात्री किसका हिस्सा है? तो ये अंतः कक्ष का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिएगा तो इसमें कुछ छोटे छोटे कण भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे कुछ राइबोसोम के कण होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम के कण। और पिछले वीडियो में हमने आपको ईआर के बारे में पढ़ाया था, ये वाला, जिसमें बताया था कि राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब कोशिकाओं के अंदर ये एक ऐसा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकड़ी का, जिसके पास खुद का राइबोसोम होता है और ये खुद से अपने आप प्रोटीन बनाता है, ना कि किसी दूसरे सेल से या दूसरे कोशिकांग से प्रोटीन लेता है। इसका मतलब सर राइबोसोम इसके पास खुद का होता है, तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है और इसी प्रोटीन का इस्तेमाल वो कर सकता है ऊर्जा के निर्माण में। याद रखिएगा। तो यही एक कोशिका है, मात्र कोशिकाओं के अंदर यही एक कोशिकांग है जिससे अपना खुद का क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। इसके अलावा इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, राउंडेड डीएनए होता है, ठीक है, खुद का गोलाकार डीएनए होता है। बाकी ऐसे सेल के अंदर कोई ऐसा अंग नहीं होता है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम और खुद का ऐसा डीएनए होता है। तो ये एक विशेषता इसकी है खुद की। तो आई होप ये आपको कहानी समझ में आया होगा कि क्या चीज़ है। एक बार रिवाइज मारते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले किया था किसने? तो कोलिकर ने। याद रखिएगा। इसके बारे में अल्टमैन ने भी बताया था और साथ ही साथ बेंडल नामक वैज्ञानिक ने भी बताया था, ठीक है। हमने कहा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। सबसे बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंतः झिल्ली को अंतः झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंतः झिल्ली ही अंदर की तरफ फोल्ड होकर, ठीक है, एक और संरचना बनाई है जिसको हम बाह्य कक्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये बाह्य कक्ष से एक लंबी उंगली जैसी संरचना जुड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टो बोलते हैं, क्रिस्टो। और ऐसे क्रिस्टो के ग्रुप को क्रिस्टी कह देते हैं। और प्रत्येक क्रिस्टो के ऊपर एक तिल्ली जैसी संरचना बनी होती है जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। इस ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं, आधार, वृंत और सिर होता है। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये पूरी संरचना जिस भाग में मिल रहा है उसको हम अंतः कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः कक्ष। इसी अंतः कक्ष में एक तरल द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? तरल द्रव्य। इस तरल द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के निर्माण करने में तो ऑक्सीसोम जिम्मेवार होते हैं, लेकिन एटीपी बनता कहाँ है? तो इसी अधात्री में बनता है। और एटीपी के विखंडन से हम जानते हैं कि सर क्या बनता है? तो एनर्जी मिलता है हमको, ठीक है। एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 38 क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी बनते हैं जिससे ऊर्जा मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि इसके अंदर खुद का अपना राइबोसोम होता है जिससे ये प्रोटीन बनाता है और खुद का इसका डीएनए होता है। बाकी हमने ये भी कहा था कि एक ऐसा कोशिकांग है जो एनिमल सेल में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है और प्लांट सेल में बहुत कम पाया जाता है। और अगर और बात करें थोड़ा सा, तो एनिमल सेल के अंदर किस ऑर्गन में सबसे अधिक होता है? तो ये हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। यानी हृदय की संरचना जो होता है ना, हृदय की संरचना के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दिन हो या रात हमेशा धड़कते रहता है, हमेशा फंक्शन इसका स्टार्ट रहता है, काम रहता है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वैसे अपने हार्ट का अगर स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो देखना जरूर एक बार। हमने यहाँ पे बनाया आपको कि हार्ट के कैसे फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से उसकी इंटरनल मसल्स एक दूसरे से अटैच है, किस तरह से बना हुआ है। आप एक बार जाकर उसको देखेगा जरूर। तो फिलहाल आपने माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी संरचना और इसकी क्रियाविधि को समझा होगा। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।